चैप्टर है, एग्जाम ओरिएंटेड अगर बात करो तो थ्योरी क्वेश्चन ही आता है, बट ऐसा थ्योरी क्वेश्चन जो कनेक्टेड टू प्रैक्टिकल, मतलब लॉजिक प्रैक्टिकल है लेकिन सम्स थ्योरी है। क्लबिंग 5 नंबर का आपके एग्जाम में कंटेंट करेगा और एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का है 5 नंबर। चलो, क्लबिंग है क्या मतलब? क्लब करने का मतलब जोड़ दो। जब हम बोलते हैं तो तुम क्लब कर दिया मतलब हम अटैच कर दिया, जोड़ दिया। सर क्या है क्लबिंग का लॉजिक? मान लो हमें बुद्धि लगाया, हमें चोरी का बुद्धि लगाया, मेरा इनकम में मान लो साल का 8 लाख, मेरी वाइफ का इनकम में मान लो या तो 0 या मान लो 1-1.5 लाख। अब एक घर है जिसको हम भाड़ा पे लगा रहे हैं, मेरे नाम पे वो घर है, हम भाड़ा पे लगा रहे हैं, उससे 2 लाख रुपया रेंट आ रहा है मान लो। गुड इवनिंग श्वेता। गुड इवनिंग सर। चलो हमने चैप्टर चालू किया श्वेता, क्लबिंग। क्लबिंग का मतलब होता है जोड़ देना किसी चीज। तो सर यहाँ जोड़ देने का मतलब क्या? एग्जांपल दे रहा था, मान लो मेरा इनकम है 8 लाख रुपया साल, मेरी वाइफ का इनकम या तो कुछ नहीं है या 1-2 लाख रुपया। अब मान लो एक घर भाड़े पे दिए जहाँ से साल का 2 लाख रुपया रेंट है, वो घर मेरे नाम पे। अब अगर हम अपने नाम पे उस इनकम को दिखाते हैं तो मेरा इनकम कहाँ पहुँच जाएगा? 10 लाख, है ना? मेरा 8 लाख मान लो सैलरी इनकम, यस तो 2 लाख जोड़ेंगे तो 10 लाख हो जाएगा। मेरी हम क्या बुद्धि लगाया, वो पैसा अपनी वाइफ के खाते में लिया। मेरे जो हमको रेंट देने वाला था, मेरा टेनेंट, हम उसको बोला मेरे वाइफ को रेंट दे, वो मेरे वाइफ को दे दिया। अब हम वाइफ का रिटर्न फाइल किया और वो 2 लाख रुपया हम वाइफ के हाथ में लिखा, तो वाइफ का इनकम कितना हो गया? 4 लाख। मेरा इनकम वही 8 लाख, वाइफ 4 लाख मतलब 5 लाख के नीचे, वो रिबेट लेके 0 इनकम पे आ जाएगी, 0 टैक्स पे। मेरे को 8 लाख का टैक्स देना है, मान लो मेरा कोई इन्वेस्टमेंट दिया है जिसको हम कर कराएगा 5 लाख तक दिया है, तो हम भी 0 टैक्स, मेरी वाइफ भी 0 टैक्स। तो सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला बेटा जी ये तो टैक्स इवेजन का स्कीम होगी, आप इवेड कर रहे टैक्स को, तो नहीं चाहिए। भले ही आपकी वाइफ के नाम पे वो रेंट आ रहा है, उसको आपके हाथ में क्लब करो, आप ही की सैलरी में जोड़ेंगे, आपका 10 लाख तक का आपका टैक्स है। सर ऐसा क्यों? ऐसा तो करते हैं जब तक पकड़े में। नहीं सर, वो HUF अगर बढ़ा देते अलग से या फिर HUF अलग चीज हो गया, अगेन वो घर पे HUF के नाम ट्रांसफर करने के HUF पे कर दो या कुछ जो भी है। चलो इसी में एक और एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, थोड़ा और बढ़िया एग्जाम्पल बनाते हैं। हम वो घर अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करते लेकिन कोई पैसा नहीं, विदाउट कंसिडरेशन हम वो घर वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करते हैं एज ए गिफ्ट। ठीक है, चलो अब जो रेंट आ रहा है वो भी मेरे ही हाथ में जोड़ दिया जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, घर तुम्हारी वाइफ के नाम पे है, कोई दिक्कत नहीं। रेंट वाइफ कमा रही है माने, लेकिन तो फ्री में घर ट्रांसफर किया है, टैक्स बचाने। गिफ्ट वाइफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि स्पाउस का रिलेशन आ गया ना, अदर सोर्स में पढ़े थे कि अगर हम गिफ्ट अपने वाइफ, बच्चे या कोई को रिलेटेड पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं है। लेकिन बेटा जी वो जो रेंट कमा रहा है वो वाइफ के हाथ में नहीं जाएगा, वो तुम्हारे हाथ में जाएगा। यही इस चैप्टर का थीम पॉइंट है, क्लबिंग। मतलब किसी और के हैंड में जो इनकम आ रहा है वो भी तुम्हारे अकाउंट में जोड़ के तुम्हें से टैक्स देगा। इस चैप्टर का थीम पॉइंट यही है। ठीक, चलो आप पढ़ना चालू। यस सर। An SSC is taxed on income accruing to another person. इनकम किसको अक्रू हो रहा है? किसी और पर्सन को, लेकिन टैक्स कौन दे रहा है? SSC। मतलब नीरज टैक्सेबल है, भले वो घर का इनकम मेरी वाइफ के नाम पे है, चाहे मम्मी के नाम पे, चाहे मेरी बेटी के नाम पे। एग्जाम्पल यहाँ पे रिलेटेड का मतलब स्पाउस, माइनर चाइल्ड। हाँ ये ध्यान, माइनर चाइल्ड अगर है तभी मेरे हाथ में क्लब है। अगर वो मेजर चाइल्ड 18+ है तो फिर उसी के हाथ में जाएगा, मेरे हाथ में क्लब नहीं। ठीक है, एक और देखो मजेदार बात, सन्स वाइफ। सन को नहीं रखा है डेफिनेशन, सन को रख तो दिया माइनर चाइल्ड, तो माइनर चाइल्ड ना, मेजर सन को नहीं रखा है डेफिनेशन, लेकिन बेटे के बहू को रखा। टैक्स डिपार्टमेंट जानता था, इतना घुमा के पड़ा, यानी सर आप बेटे के नाम ट्रांसफर करते तो आप बच जाओगे, हाँ बच्चे, लेकिन बेटे की वाइफ के नाम पर ट्रांसफर किया बिना कोई पैसा लिए। हम कोई प्रॉपर्टी किसी इनमें से किसी रिलेटिव के नाम पर ट्रांसफर करता है बिना कोई पैसा लिए, विदाउट कंसिडरेशन। अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी
इनमें से किसी के नाम ट्रांसफर करता है और उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम अराइज होता है फ्यूचर में, तो वो इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, इन रिलेटिव्स के हाथ में। यही पूरा थीम है। विदाउट कंसिडरेशन का क्या मतलब? बिना पैसा नहीं। अगर हम वाइफ घर को वाइफ सेल दिख रहे हैं 20 लाख, देन इट्स फाइन। उसको अंडर वैल्यू में नहीं सेल कर सकते? नहीं, अंडर वैल्यू करके करेंगे तो कैपिटल गेन कुछ छोड़ेगा क्यों? गवर्नमेंट सब तरीके से नहीं, गवर्नमेंट बोला तुम घर अपनी वाइफ को बेच दो, ठीक है, अब उस कैपिटल गेन पे तुम्हारे टैक्स लगा देंगे और उसके बाद ठीक है, उसके बाद इधर में चलेगा, इधर में तुम्हारी वाइफ के हाथ में रेंट दिखाओ। सर अगर वाइफ का खुद का कोई इनकम हो, सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। वाइफ का खुद का सोर्स ऑफ इनकम बोल रही है, वाइफ जॉब कर रही है, यस सर, तब तो उसके हाथ में टैक्स होगा, तब तो क्यों मेरे हाथ में टैक्स। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, हम कोई प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जो हम वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं बिना कोई पैसा लिए और उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम जनरेट हो, तो गवर्नमेंट को सर नहीं, इसी केस में, हाँ बोलो, इसी इनकम के लिए अगर जिस वाइफ के गिफ्ट कर दिया, मान लेते हैं प्रॉपर्टी, वो वाइफ जॉब कर रही है, ठीक है, फिर भी वो आपके हाथ में टैक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मान लो मेरी वाइफ एक जगह नौकरी कर रही है, उसको वहाँ पे 3 लाख सैलरी मिली, ठीक है, और एक घर है जो मेरे नाम पे है जहाँ से 2 लाख का रेंटल इनकम आ रहा है। हमको लगा मेरे हाथ में ऑलरेडी मान लो 6 लाख का सैलरी है, तो इसको 2 लाख को जोड़ेंगे तो हम टैक्सेबिलिटी में बढ़ जाएंगे। हम बोले क्या किया, इसको वाइफ के हाथ में जोड़ दिया, क्या कि वाइफ का 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख होगा, तो वाइफ का भी 5 लाख तक हो जाएगा और मेरा भी इधर 6 लाख है। मान लो हम 1 लाख रुपये का इन्वेस्ट करके 5 लाख तक खुद के लिए आए, 80C वगैरह में इन्वेस्ट वगैरह करके, यस सर, तो दोनों बच गया हस्बैंड टैक्सेबिलिटी से। गवर्नमेंट बोला रुको बेटा तुम चालू तो हम वहाँ चालू, हम तुम्हारे हाथ में नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किए क्लबिंग, और उसमें तुम्हारे हाथ में लाके जोड़ देंगे 2 लाख, मतलब तुम्हारा इनकम हम अल्टीमेटली 8 लाख करके तुमसे टैक्स ले लेंगे। अगर हम ये प्रॉपर्टी जो वाइफ के नाम पे डाला है विदाउट कंसिडरेशन, सर कंसिडरेशन में डालें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तो हम वाइफ से पैसा लिए ना, तो फिर इसको हमको तो कैपिटल गेन लगेगा ना। अब यहाँ सिद्धार्थ का एक पॉइंट है कि सर अंडर वैल्यू करके वाइफ को ट्रांसफर कर दीजिए, आपको भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बेटा गिफ्ट में एक चीज़ पढ़ाते वक्त बोले थे ना, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से अंडर वैल्यू में गिफ्ट हुआ तो फिर वो गिफ्ट के रूप में टैक्सेबल आ जाएगा। गवर्नमेंट सब तरफ से तुमको रोकी, ठीक है, मेन कंसेप्ट क्लियर। जब आते हैं रूल्स के ऊपर, तो देखो रूल क्या सर बोलते ये हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ना मेरे को एक चीज पूछना था, बट वो बोलो। इस चैप्टर का नहीं है। किस चैप्टर? सर जैसे कैपिटल capital गेन gain का, का सर बोलो। जैसे वो 2001 के पहले के लिए तो हम लोग फेयर वैल्यू लेते हैं, लेकिन सर अगर 2001 के बाद में है और उसमें एक तो उसका एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है और एक स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के केस में जो प्राइस था वो दिया हुआ है, तो हम लोग Whichever कॉस्ट is ऑफ higher. एक्विजिशन किसको कंसीडर, Whichever is व्हिचएवर higher. इज हायर। हाँ, ओके ठीक है। सर सेम डिडक्शंस के टाइम पे भी ना? एकदम किया, उड़ गई, अरे चलो, इनकम फर्स्ट कंप्यूटेड इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट, पहले हम तुम्हारे ही हाथ में कंप्यूट करेंगे, मतलब भाई क्या तो ये कंप्यूट करेंगे कैलकुलेशन, सारा एक्सपेंस भी उनके हमसे माइनस करेंगे, फाइनली जो इनकम बचेगा उस टाइम में वो मेरे हाथ में कितना होगा। मतलब पहले मेरे वाइफ के हाथ में 3 लाख प्लस 2 लाख करके टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट किया जाए, उसके लिए जो भी खर्चा लगा वो भी वाइफ माइनस कर लेगी। मान लो ये रेंट कमाने के लिए वाइफ 20,000 का खर्चा भी किया, 180 वाइफ के हाथ में और बच रहा है ना, 3 लाख प्लस 180, 480 बच रहा है वाइफ के हाथ में। कैलकुलेशन करने के बाद माइनस करेंगे कि क्लब इन द हैंड ऑफ हस्बैंड, 180 यहाँ से हटा लें, मतलब पहले पूरा कैलकुलेशन वाइफ के हाथ में होगा और लास्ट में टोटल इनकम में से क्लब बोल के माइनस हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप करना। मान लो ये जो घर हम वाइफ के नाम पे ट्रांसफर किया उससे इनकम नहीं आगे लॉस आ रहा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल गया, अब क्या होगा? हम वाइफ के नाम पे गिफ्ट कर दिया घर विदाउट कंसिडरेशन, अब अगर उससे रेंटल इनकम आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता तो मेरे हाथ में क्लब हो जाता, यस सर। लेकिन इससे लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी आ, सर फिर लॉस भी तो मेरे हाथ में, मतलब आपके हाँ हाथ में लॉस होना भी चाहिए। क्लब होगा। मतलब ये थोड़ी ना होगा डिपार्टमेंट बोलेगा वाह बेटा, हम बोलेंगे डिपार्टमेंट को तुम ज़्यादा ही चालू निकल गया अब तो,
मतलब इनकम हुआ तो मेरे हाथ में टैक्स लगा देंगे क्लब करके, और लॉस होगा तो बोलेगा आंटी का भाई क्या इतना रहने दो, क्यों इस लॉस का हम बेनिफिट नहीं लेंगे, सेट ऑफ। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट बोला हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनकम टैक्स में ना बेटा नेगेटिव इनकम बोल के एक वर्ड, लॉसेस बोल के कोई वर्ड ही नहीं। लॉसेस का मतलब नेगेटिव इनकम होता है, तो इनकम क्लब होगा, क्लबिंग चैप्टर में लिखा है इनकम क्लब होगा। अब वो पॉजिटिव इनकम है चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव इनकम मतलब फायदा, नेगेटिव मतलब नुकसान, लेकिन वर्ड है इनकम विल बी क्लब, ठीक है। अच्छा, वेन टू बी क्लब, कब क्लबिंग होगा सर? हर समय क्या वाइफ के हाथ में कोई भी घर से कमाई आएगा क्या हस्बैंड के हाथ में जोड़ देंगे क्या? नहीं बेटा जी, हर समय नहीं। पहला क्या बोला? वेन इनकम इज ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट। हम एसेट अपने नाम पे रखें बट इनकम वाइफ के नाम पे दिखा, मेरे हाथ में क्लब होना चाहिए ना। घर मेरे ही नाम पे रखा बट दिखा रहा है घर से जो रेंटल आ रहा है वाइफ के नाम पे, सर नहीं चलेगा बेटा। वाइफ ही पूरा पैसा रखती है, मेरे हाथ में नहीं आता, गवर्नमेंट रहेगा हमको कोई दिक्कत नहीं, पैसा वाइफ को रखने दो, टैक्स तुम दो, ठीक है। तो पहला तो रूल ये कि सर बिना एसेट ट्रांसफर किया इनकम ट्रांसफर कर दी। सेकेंड पॉइंट आता है एसेट इज ट्रांसफर्ड विदाउट रिवोकेबल कंडीशन या विदाउट कंसीडरेशन। अगर देखो पहला बात क्या बोला, हम एसेट ही अपने नाम पे रख लिया और इनकम वाइफ के हाथ में डाल दिया तो भी मेरे हाथ में, हम एसेट वाइफ को ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसीडरेशन, तब भी उससे जो इनकम आएगा वो मेरे हाथ में क्लब, ठीक है। यस। लेकिन अब एक मजेदार बात, अब एक बहुत बढ़िया नेगेटिव पॉइंट दिखाते, अब एक मजेदार चीज दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 2 को सर आप रोक लिए थे, हम एक बुद्धि लगाए। हम क्या बोला, हम वो एसेट अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर ही नहीं, क्योंकि वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करता तब क्लबिंग का कहानी आता ना। हम वो एसेट किसी एक आउटसाइड पर्सन के बिजनेस के नाम पे ट्रांसफर करते। मान लो एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं कि मिस्टर एक्स का कोई एक बिजनेस है, मेरा फ्रेंड है मिस्टर एक्स, उसका कोई एक बिजनेस है, हम उसके नाम पे वो एसेट ट्रांसफर करते। वो तो मेरा रिलेटेड पर्सन नहीं है ना, सब फ्रेंड है, वो रिलेटिव का डेफिनेशन में नहीं आता। चलिए सर कर दिया। अब हम क्या बोला, तुम्हारे बिजनेस में मेरी वाइफ को पार्टनर दिखा दे और तेरे बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है उसका सर्टेन परसेंटेज मेरी वाइफ को दिए। हम क्या किया, प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर नहीं करके अपने फ्रेंड के नाम पे या फ्रेंड के बिजनेस के नाम पे ट्रांसफर। उस फ्रेंड का बिजनेस को हम बोला मेरी वाइफ को तुम पार्टनर दिखा दे और मेरी वाइफ को रेंटल इनकम दे दो, सॉरी प्रॉफिट में परसेंटेज दे दे या रेम्यूनरेशन दे दे, सैलरी वैलरी दिखा दे। मतलब हम डायरेक्टली वाइफ के हाथ में इनकम ट्रांसफर नहीं किया, वो इनकम घुमा के हम वाइफ के हाथ में लाए, है ना। यस सर। तो सर ये भी कर दो, मतलब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कैसे भी घुमाइए क्लबिंग आपके हाथ में आएगी। लेकिन अब यहाँ पर कैच है, सर आपकी वाइफ उस बिजनेस में जॉब कर रही है और वो स्किल्ड और क्वालिफाइड है वो जॉब करने, देन क्लबिंग। हम 2 बात बोले, दोबारा सुने। हम एक प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन के या थर्ड बिजनेस के नाम पे ट्रांसफर किया और उसको बोला मेरी वाइफ को या रेम्यूनरेशन दे दी, मेरे वाइफ को या मेरे बेटे की वाइफ, बेटा को नहीं बोला नहीं, यहाँ पे 2 नाम दिए है, मेरा वाइफ को या मेरे बेटे की वाइफ। इसको तुम क्या दे दो, प्रॉफिट परसेंटेज दे दो या रेम्यूनरेशन दे दो, सैलरी दे दो। तो सर अगर वो विदाउट स्किल या नॉलेज ऑफ जॉब दिखा रहे हैं उसको, देन आपके हाथ में क्लबिंग होगा, और अगर वो स्किल और नॉलेज के कारण वो सैलरी मिल रहा है क्लबिंग। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। एक बात और सर, किसी भी बिजनेस में ट्रांसफर नहीं, उस बिजनेस में अगर हम 20% से ज्यादा शेयर भी एक्वायर, अरे ऑब्वियस सा बात है ना बेटा, हम उसको एसेट देगा, एक तरीके से हम उसके बिजनेस में ओनरशिप ले लेंगे, है ना। यस सर। तो सर यहाँ पे ओनरशिप का भी बात है। और क्या, अब यहाँ एक मजेदार पॉइंट है। एक माइनर चाइल्ड है मेरा, मान लो मेरी गुड़िया है, मेरी गुड़िया को
कहीं से 2 लाख का कमाई है, ठीक है, मेरी गुड़िया को कहीं से 2 लाख का कमाई है, यस सर। यस सर। माइनर चाइल्ड का अच्छा विदाउट एनी स्किल एंड नॉलेज है। अभी इसका क्या स्किल और नॉलेज करो, नहीं कर नहीं कर, ठीक है। पॉइंट यही है बेटा जी कि इसका कमाई किसके हाथ में है, पापा जी की मम्मी? मदर की। सिर्फ किसी के भी हो सकता है ना। किसी के भी हो सकता है, हाँ ये पॉइंट करेक्ट है, किसी के भी हो सकता है, लेकिन वो किसी के मतलब किसके? आप बोलो पापा के क्लब करेंगे मम्मी के क्लब? सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि मम्मी के। सर जो अर्न कर रहा है, Income जिसका एक किसी सोर्स से- ऑफ इनकम है, जिसका सोर्स ऑफ इनकम हायर है, मान लो दोनों का सोर्स ऑफ इनकम है तब, हाँ तब हायर ओके। ठीक है, जिसका भी सोर्स ऑफ इनकम हायर है। अच्छा एक बार जिसके हाथ में क्लब हो गया, अब अगले साल जिसका इनकम लोअर है वो मत करो। अब अगले साल से जिसका मान लो हस्बैंड 6 लाख कमा रहा है, भाई 4 लाख कमा रहे हैं, अब मेरी बेटी के नाम पे 2 लाख का इनकम आया तो हम ज्यादा कमा रहे हैं, मेरे हाथ में क्लब हो गया। अब नेक्स्ट ईयर से ये नहीं कि अच्छा अब वाइफ का इनकम ज्यादा हो गया, हस्बैंड का कम हो गया तो वाइफ में क्लब करो, नहीं। एक बार अगर पेरेंट में जिस भी पेरेंट के हाथ में क्लबिंग हो गया उसी के हाथ में क्लब रहेगा, ठीक है। ओके और इसमें कोई काम का बात तो नहीं है, एक मजेदार बात आएगा, बहुत सॉलिड केस लाएंगे। अच्छा यहाँ पर भी एक बात, सर वो माइनर चाइल्ड अगर अपने स्किल और टैलेंट के बेस पे पैसा कमा रहे तो क्लबिंग नहीं होगा। माइनर का पैन बनता है बेटा, माइनर का पैन बनता है, स्पेशल एक्टिविटी। पैन नॉर्मल माइनर बच्चे का पैन बनता है, पैन कार्ड। और अगर वो स्किल और टैलेंट, मान लो मेरी गुड़िया 5 साल की हो गई, 6 साल की हो गई और वो बहुत अच्छी सिंगर है, कोई नॉर्मल प्रोग्राम वोग्राम में जाकर उसके पास कमाई जाता है, वो स्किल टैलेंट है ना, उसका स्किल या Yes, टैलेंट, तो उसका इनकम फिर हमारे हाथ में क्लब होगा, वो ऐसे कैसे कमा के ला रही है उसी के नाम पे जाएगा। इससे जो माइनर्स का बनता है उसमें कौन सा एक्ट होता है? जो 5-6 साल का है कोई एक्ट तो आपकी नॉर्मल कंटेंट में जाएगा, वहाँ पे माइनर के घर से बढ़ेगा, बस वहाँ चूज करना पड़ेगा ये माइनर, जो मीडियल होगी तो दोबारा फोटो चेंज होगा। हाँ तो पॉइंट यही है बेटा जी कि माइनर में क्लबिंग तभी होगा जब स्किल या टैलेंट है। एक और रीजन है जब माइनर का इनकम पेरेंट का क्लबिंग, अगर माइनर हैंडीकैप, तो 2 ही रीजन है जब माइनर का इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब नहीं होगा। नंबर 1 अगर वो माइनर स्किल या टैलेंट से कमा रहा है, नंबर 2 अगर वो माइनर हैंडीकैप, ठीक है। यस हाँ एक चीज और है, अगर माइनर का इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब हो रहा है तो पेरेंट को कुछ छूट भी मिलना चाहिए, पूरा इनकम में टैक्स नहीं है, 1500 रुपीज और इनकम विच एवर इज लोअर, 1500 रुपया या इनकम विच एवर इज लोअर तक का छूट मिलेगा, मतलब महीना 1500 का छूट मिलेगा। अब एक मजेदार केस देंगे। अच्छा यहाँ पर एक बात और है छोटा सा माइनर के बारे में, फिर वो मजेदार केस आएगा और चैप्टर खत्म। सर ये 1500 का छूट कब है डाइवोर्स्ड पेरेंट्स के केस में? नॉर्मल। अच्छा यहाँ पे वो बात लिखा, अच्छा यहाँ पे एक बात लिखा है, सॉरी केस बन गया था मैंने, डाइवोर्स वाला बात आप जो पढ़े हो दूसरा बात के नहीं पढ़े। यहाँ पे एक बात सुनना, सर बच्चा था माइनर, मम्मी पापा का इनकम है, पापा का इनकम हायर था मान लो एग्जाम्पल में, तो पापा के इनकम के साथ माइनर का इनकम क्लब कर दिए, बच्चों को दादा की कोई प्रॉपर्टी दे दी थी जिससे रेंटल इनकम आ रहा है। यहाँ बच्चे का कोई स्किल टैलेंट है क्या? नो सर। बच्चे के दादाजी बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी कर दिए थे, अब हाँ, नहीं है तो घर से skill रेंटल नहीं। इनकम आने लग गया, तो बच्चे का स्किल टैलेंट कुछ नहीं है, मतलब पेरेंट के आपके क्लबिंग होगा और होगा सर। मान लो यहाँ पे पापा का इनकम 6 लाख, मम्मी का इनकम 4 लाख है, तो पापा के इनकम में क्लब होगा सर, चलो हो गया क्लबिंग। अब हुआ डाइवोर्स, अब किसके हाथ में क्लबिंग है? डाइवोर्स के बाद जिसके साथ कस्टडी। जो बच्चे को मेंटेन करे इसके बाद बच्चे का कस्टडी, ठीक है, ये नॉर्मल पॉइंट है। अच्छा बच्चे का मतलब यहाँ पे स्टेप चाइल्ड और अडॉप्टेड चाइल्ड भी इंक्लूडेड है।
ठीक है। Yes, अच्छा, एक बात और है, मैरिड डॉटर अगर माइनर है, माइनर मैरिड डॉटर का इनकम ही पेरेंट के हाथ में क्लब हो। सब माइनर मैरिड कैसे हो सकती है बेटा? इंडिया गाँव देहात में होता है। तो ऐसा नहीं कि माइनर है तो अब तो उसका अब तो वो अगर उसकी शादी हो जाए, मान लो 16 साल की अभी माइनर है, मान लो उसका घर में शादी कर दिया गया उसका, तो ये नहीं कि उसके हस्बैंड के हाथ में इनकम क्लब हो, कभी भी पेरेंट के हाथ में क्लब हो। ठीक है। yes, sir. Yes. और अगर पेरेंट अलाइव नहीं है तो मान लो मम्मी पापा दोनों ही नहीं है, तो जिस जो गार्जियन उसको मेंटेन करा उसके हाथ में क्लब है। तो गार्जियन में फादर हो गई नहीं, मम्मी पापा दोनों ही नहीं है, कोई तो उसको संभाल रहा होगा। ये बात नॉर्मल बोल रहा है, मैरिड नहीं है, मैरिड मिलेगी, अनमैरिड। अब मेरा क्वेश्चन हाँ है, सर, लेकिन मैरिड में अगर पेरेंट्स ना हो हाँ तब फिर हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा। टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है छोड़ेंगे नहीं उसका कोई क्वेश्चन था कि अगर माइनर है, मैरिड होगा, पेरेंट दोनों ही नहीं तो हस्बैंड। अच्छा, और सर इन केस हस्बैंड भी माइनर हुआ, हाँ तो पता था कि ये क्वेश्चन ला रही थी कि हस्बैंड भी माइनर है तो फिर उस हस्बैंड माइनर है, उसका उसके मम्मी पापा के हाथ में क्लब हो रहा होगा। यस सर। ये इनकम इसके मम्मी पापा के हाथ में क्लब होगी, मतलब लड़की के सास ससुर में से जिसका इनकम आया। ठीक है। यस सर। यहाँ पे हम एक्सेप्शन दे दिया माइनर चाइल्ड का। इफ माइनर अर्न्स इनकम बाय मैनुअल वर्क डन बाय हिम और हर, या फिर स्किल टैलेंट, या फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, या फिर डिसेबल्ड माइनर, मतलब भाई स्किल टैलेंट उसके काम के कारण पैसा आ रहा है, तब फिर पेरेंट में क्लब नहीं होगा। और अगर वो हैंडीकैप है, डिसेबल्ड है, तो फिर क्लब। ठीक है। सर यहाँ पे डिसेबिलिटी का कोई वो है क्या परसेंटेज नहीं, या कुछ नहीं, वैसे कुछ जैसे नहीं, होता कुछ है नहीं, किसी कुछ चीज़ नहीं, से? कुछ नहीं। अब एक मजेदार बात बोल रहे हैं, ये बात हम बोल दिया, सॉरी। अगर हम बोले ना वाइफ या बेटे की वाइफ को इनडायरेक्टली कोई इनकम घुमवा रहे हैं, किसी बिजनेस में पैसा लगा के वहां से बोल रहे रेम्युनरेशन दे दो, अगर वो स्किल टैलेंट से कमा रही है, उसका वो नॉलेज स्किल या टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, वो नौकरी करें। मान लो हम अपनी वाइफ को मेरे फ्रेंड के पार्टनरशिप फॉर्म में बोल रहा, वहां से सैलरी आ रहा है, और मेरी वाइफ वहां पे लेट्स से अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में जॉब कर रही है, और मेरी वाइफ बीकॉम ग्रेजुएट है, देन स्किल टैलेंट से आ रहा है, मान सकते हैं। सर कर रही है नहीं कर रही, कैसे प्रूव करेंगे? वो तो देखो नकली डॉक्यूमेंट बनेगा। यहाँ पे लूप होल बता रहे हैं आपको कि कैसे घुमाया जा सकता। ऐसा ही फील्ड में जॉब दिखाएगा ना जहाँ स्किल टैलेंट वाला बात प्रूफ किया जा सकता। अब अगर मेरी वाइफ बैचलर इन आर्ट्स से BA और मैं अकाउंट में जॉब दिखा दी तो हम बेवकूफ़ ही हैं, हम उसको वहाँ HR मैनेजर दिखा दें। सैलरी बढ़ाती है, सैलरी बढ़ाती है वो लगवा HR मैनेजर दिखा देंगे। आर्ट्स की स्टूडेंट HR का तो काम कर ही सकती है। तो टेक्निकली तरीका बहुत है। हाँ बोलो। नहीं, मैं पूछ रही थी कर सकते हैं हाँ आर्ट्स बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अब एक बड़ा मजेदार पॉइंट और चैप्टर खत्म हो रहा है। यहाँ पे बात है पिन मनी और हाउस होल्ड सेविंग नॉट टू बी क्लब। हाँ, ये पिन मनी या हाउस होल्ड सेविंग, मान लो मेरी वाइफ नोटबंदी में नोट निकल गया है, नोट बचा के रखी थी छुपा के, बहुतों के घर से निकला था, तो बेटा जी क्या वो हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा? पिन मनी क्या होता है? पिन मनी जो हस्बैंड वाइफ के, अब सॉरी वाइफ जो हस्बैंड उसको घर खर्च के लिए पैसा दिया उसमें से बचा लिया। सर तब तो फिर वो टैक्सेबल हो ही गया ना, उस पर तो टैक्स लग ही चुका है। एक हद तक पहले का इनकम है ना। एक हद तक हाँ पहले टैक्स लग चुके, तब वो बट क्यों पॉइंट यही दोबारा है से- गवर्नमेंट बोला दोबारा है उसको गिनेंगे। हाउस होल्ड सेविंग पिन मनी एक्चुअली में वर्ड होता है जो वाइफ हस्बैंड के पॉकेट से कपड़ा धोते हुए पॉकेट से मिल जाएगा एक्चुअली पिन मनी का मतलब वही है। सॉरी किसी को अगर कोई किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं होना चाहिए, बट हम ये लाइन पहले बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था क्योंकि मेरे सामने तीनों गर्ल स्टूडेंट है, लेकिन ये एक्चुअली में इनकम टैक्स में पिन मनी का मतलब लिखा हुआ है कि हस्बैंड को वाइफ के पॉकेट से कोई पैसा, वाइफ को हस्बैंड के पॉकेट से कोई पैसा मिले और वो रख ले। और हाउस होल्ड सेविंग का आप समझ रहे हो, यस सर। सही है, टैक्सेबल Yes, sir.
अब लेते हैं एक मजेदार क्वेश्चन जो इस नोट्स में नहीं है और आपको सॉलिड 3 केस देंगे और एग्जाम में आया हुआ केस देंगे। एक इंपॉर्टेंट बात है, या हस्बैंड का सॉरी वाइफ का इनकम हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाना या हस्बैंड का इनकम वाइफ के हाथ में क्लब हो जाना, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, है ना? Yes. क्लबिंग का Yes, sir. प्रोविजन तभी आएगा ना जब दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। चलो अब आपको 3 केस दे। एक मान लो कोई मिस्टर एक्स है जिसको मिस्टर वाई से एंगेजमेंट फियांसे है डिवोर्स, वो उसके नाम पे एक फ्लैट ट्रांसफर करते घर। अब होता है दोनों का शादी और उस घर से अब रेंटल इनकम आ रही, क्या उस लड़की का इनकम हस्बैंड के पॉकेट पे क्लब होगा, हस्बैंड के इनकम के साथ क्लबिंग होगा? मेजर है। एक लड़का लड़की पहले फियांसे थे, तब लड़का अपनी फियांसे के नाम पे घर ट्रांसफर किया, दोनों का शादी हुआ, घर से रेंटल इनकम आ रहा है, क्या वो रेंटल इनकम हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा? बोलिए सर ये एक बार फिर से बोलिए ना। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई दोनों का एंगेजमेंट होता है। एंगेजमेंट शादी के पहले एंगेजमेंट का जो हो चुका है उसके बाद दोनों क्या कहलाती है? हमसे यस सर। Yes. ठीक है। अब हस्बैंड जो लड़का है मिस्टर एक्स या जो लड़की है मिस्टर वाई, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के नाम पे एक घर ट्रांसफर करते हैं और उस घर से आने लगता है रेंटल इनकम। अब हुआ दोनों का 6 महीना बीता, दोनों का शादी हो गई। अब शादी के बाद वो रेंटल इनकम तो आ रहा है। यस सर। अब बताओ Yes, sir. रेंटल इनकम, मान लो एक बार एग्जाम्पल में ये लेते हैं कि मिस्टर एक्स वाई के नाम पे घर ट्रांसफर किया, अब मिस्टर वाई मिसेस वाई को जो रेंटल इनकम आ रहा है, क्या वो मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब होगा? सिद्धार्थ का आंसर है नहीं होगा। सर ये तो मेरे स्क्रीन पे ही दिख रहा है, नहीं होगा। कहाँ दिख गया? सर ये लास्ट वो नहीं है, नहीं शैल नॉट बी क्लब। नहीं, ये वो नहीं है। ओके सर, तब तो करंटली हस्बैंड वाइफ है सर, होना चाहिए। बेटा जी नहीं तो होगा, ये नहीं होगा क्योंकि दोनों टाइम में रिलेशन सबसिस्ट करना चाहिए। जब एसेट ट्रांसफर हो तब भी रिलेशन होना चाहिए और जब इनकम आ रहा हो तब भी रिलेशन होना चाहिए। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने पूछा होगा, 5 नंबर में पूछा होगा। ओके Okay. sir. मतलब दोनों टाइम में रिश्ता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, Okay. उसको कहलाता है, Yes. sir. तभी टैक्सेबल होगा। अब इसी केस को उल्टा घुमा के बेटा, जब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था तब घर ट्रांसफर किया गया, फिर हुआ दोनों में डाइवोर्स। अब जो उस लड़की को या उस लड़के को जिसके नाम पे भी अब घर है उसको रेंटल इनकम आए, क्या क्लब होगा? No, sir. नहीं होगा, क्योंकि सर अगेन वही बात, जब इनकम जनरेट हो और जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो दोनों टाइम रिश्ता होना चाहिए, तभी क्लबिंग का कंसेप्ट अराइज होगा। ठीक है। Yes. ये वाला क्वेश्चन Yes, sir. एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए हम बोले दोबारा। अब एक लास्ट पॉइंट यहाँ Okay, छूट sir. गया जो आप 5 नंबर पॉइंट पे रेज किए थे पॉइंट, यहाँ बोल रहा है Yes, sir. मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम अपने घर वाइफ के नाम पे घर ट्रांसफर किया, घर से 2 लाख रुपया का रेंटल इनकम आया, वो 2 लाख हस्बैंड के हाथ में क्लबिंग हो जाएगा? यस सर। रेंटल इनकम आया विदाउट कंसिडरेशन, घर ट्रांसफर किया था वाइफ के नाम पे, Yes, sir. 2 लाख yes, हस्बैंड के हाथ में क्लबिंग हो जाएगा। हो जाए. यस अब सर। उस 2 लाख जो लेकिन इनकम किसके हाथ में हो, 2 लाख है किसके हाथ में? वाइफ के हाथ में। Wife हाँ, के- 2 लाख रुपया तो वाइफ के पास ही है। डिपार्टमेंट Yes, sir. ये नहीं बोल रहा हूँ वाइफ से रुपया भी तुम ले लो, वाइफ देगी नहीं सर, अब ले कैसे लेगी? ठीक है। अब मेरा यहाँ पे पॉइंट है, आखिरी पॉइंट इसी पे है, ये 2 लाख रुपया ना मेरी वाइफ दोबारा किसी शेयर मार्केट में या बैंक में कहीं एफडी कराई और फिर उससे भी इनकम कमाई, मतलब इनकम से इनकम जनरेट हुआ। 2 लाख रेंटल प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम जनरेट हुआ 2 लाख, और उस रेंटल इनकम से फिर मान लो एक जगह पे इन्वेस्ट किया और वहां से 20,000 रुपया का इंटरेस्ट कमाई, तो ये जो 20,000 है क्या ये भी क्लबिंग होगा?
बोलो, ट्राई करो। सर नहीं होगा। नहीं होगा बेटा। सर ऐसे तो फिर वो उस कमाई से जितना कमाती जाएगी तब तो भयानक क्लबिंग आ जाएगा। अब मान लो भाई 2 लाख रेंटल इनकम कमाई, इसको 20,000 जोड़ के 2,20,000 को अगले साल फिर इन्वेस्ट की, ऐसे करके तो 25 लाख हो जाएगा मान लो। तब तो क्लब होते हो क्या फिर मर जाएगा बेचारा, बोलेगा मुझे सैलरी आ रहा कम टैक्स नहीं दे रहे, इससे ज्यादा तुम आगे इन्वेस्ट ही मत करो, 2 लाख रुपए लेके शांति से बैठे रहो, है ना। यस तो इनकम से इनकम जनरेट हो वो क्लब नहीं होगा, सिर्फ पहला वाला इनकम जो प्रॉपर्टी से जनरेट हो वही क्लब हो। ठीक बात, ये क्लबिंग चैप्टर। एक बात हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए, आप लोगों को क्लियर है और बोल के आप आंसर कर दोगे। अगर हम वाइफ को प्रॉपर पैसा लेके एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं तब ये 2 लाख भी क्लब नहीं होगा ना। हम वाइफ से प्रॉपर पैसा लेके वाइफ के नाम पे घर दिया है, हाँ सर नहीं होगा तब। और फिर बात है सर, जब आप पैसा ही लेंगे वाइफ से तो कैपिटल गेन दे दोगे, तो एक तरफ आप उस पर कैपिटल गेन भी दोगे और फिर वाइफ को जो रेंट आएगा उस पर भी आप ही टैक्स दोगे। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या मजाक चल नहीं पाएगी, तो नहीं, तब नहीं होगा। विदाउट कंसिडरेशन एसेट ट्रांसफर हो या प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं हो तभी टैक्सेबल हो। ठीक है, एक छोटा सा चैप्टर जो बच गया था बोलना, 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन में आने का उम्मीद है। एक चैप्टर का नाम है, मेरे पास उसका पीडीएफ नहीं है, हम पीडीएफ बना के आपको दे देगा बुक से, बट चैप्टर का नाम है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब एग्जम्प्टेड इनकम। कौन कौन सा ऐसा इनकम है जो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है अंडर सेक्शन 10। इस इनकम के सारे के सेक्शन साइड में देखना, सब में 10, 10, 10, 1, 10, 2, 10, 3 लिखा हो। मतलब अंडर सेक्शन 10 गवर्नमेंट कुछ एक इनकम को एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स मार्क। एग्जाम में आपके 5 नंबर का क्वेश्चन देता है, राइट एनी 5 और 7 और 8 इनकम्स विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, मतलब आपको लिस्ट पूछेगा। ठीक है, अगेन उसमें सेक्शन देना जरूरी नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो हम आपको वो लिस्ट यहाँ पे दे रहे हैं, ये पीडीएफ भी हम आपको शेयर करेगा क्योंकि ये अच्छा पीडीएफ बना है। 18-19 इनकम को एक जगह कोट कर दिए, एग्जाम में एनी 5 या एनी 7 पूछे। सबसे पहला इनकम तो आप ही को याद आना चाहिए था बेटा, जो इनकम में इंडिया में एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम। यस सर, पढ़ते वक्त सबसे पहले यही पढ़े थे, लेकिन वो इंडिया का लाइन से एग्रीकल्चर इनकम होना चाहिए, ये बात याद है। तो एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं। अगर बेटा जी एक पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हो, मेरा बात दोबारा सुनना, पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हो, एक पार्टनर को क्या क्या मिलता है पार्टनरशिप फर्म से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट में शेयर। यस सर। सर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट जो भी पार्टनर को मिलेगा वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है। लेकिन ये जो प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, लास्ट में डिवाइड करते थे ना बचा हुआ अमाउंट को, इधर में नेट प्रॉफिट लिखते थे, पीएल अप्रो बनाते थे, इधर में नेट प्रॉफिट लिखते थे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन बांटते थे, लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दो। तो ये जो प्रॉफिट का शेयर है ये पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं है। सर ऐसा क्यों? बेटा जी तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑलरेडी 50% टैक्स दे चुकी, इस प्रॉफिट पे तो पार्टनरशिप फॉर्म टैक्स देगा। तो बेटा जी बिजनेस अगर प्रॉफिट अमाउंट तो ऑलरेडी एक बार टैक्स दे देता है, सेम अमाउंट पे क्या डबल टैक्स थोड़ी लगाओगे सर? अब पार्टनर को मिला तो पार्टनर भी टैक्स देता है, ऐसे थोड़ी नहीं। लेकिन ये इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी ये तो माइनस करके प्रॉफिट तक पहुंचे हो ना, मतलब पार्टनरशिप फर्म इनका फायदा उठाए, क्योंकि एज एक्सपेंडिचर दिखा के अपना नेट प्रॉफिट कम किया, उस पर टैक्स नहीं दिया वो, इसीलिए ये अमाउंट पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो गया। लेकिन प्रॉफिट का जो शेयर है, क्योंकि इसीलिए लिखा है शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। वैसे ही एचयूएफ, अगर आप एक एचयूएफ बनाते हो, मान लो हम, मेरी वाइफ, मेरी बेटी के नाम पे हम एचयूएफ क्रिएट करते हैं, एचयूएफ जो नेट प्रॉफिट कमाता है वो भी तो मेंबर्स में डिवाइड हो जाता होगा ना। तो ये जो प्रॉफिट का शेयर एचयूएफ को मिलेगा वो एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं है। तो इन पार्टनरशिप फर्म या एचयूएफ से उनके मेंबर या पार्टनर को जो शेयर प्रॉफिट मिले
वो टैक्सेबल नहीं है। नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं है। सर स्कॉलरशिप जो मिलता है स्टूडेंट लोग, होता है ना आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो, गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे रहे, यस सर। वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं है। ठीक है। यस सर। इसके अलावा एक बात है, ये वाला पॉइंट हटा देना, क्योंकि अब डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, जो पहले नहीं होता था। ठीक है। ओके सर, पहले MTM में डिविडेंड टैक्स नहीं होता था। पहले डिविडेंड पे कंपनी टैक्स देता है बेटा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोल के, CDT बोल के। ओके ओके। कंपनी हाँ, जितना इसलिए डिविडेंड वो बांटना होता था उस पर कंपनी डिविडेंड देता था। लेकिन अब गवर्नमेंट बोल दिया कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं है डिविडेंड, अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल। क्या MP MLA को जो अलाउंसेस मिलता है वो टैक्सेबल नहीं? आपको गवर्नमेंट से कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिले, आप बहुत बहादुरी का कोई काम किए, देता ना गवर्नमेंट 26 जनवरी के दिन इंडिया में जो बच्चे कुछ बहादुरी का काम करते हैं, गवर्नमेंट उनको अवार्ड या रिवॉर्ड देता है 26 जनवरी के दिन। तो सर वो रिवॉर्ड में अगर पैसा मिला है तो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं है। कोई गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, गैलेंट्री अवार्ड किसको मिलता है? सर वो करेज के लिए। हाँ सोल्जर्स लोग। हिंदी पिक्चर नहीं देख, हिंदी पिक्चर नहीं देख, एक बार गदर 2 देख लेना तो वहाँ पता चल जाएगा उसको। तो पाकिस्तान में हैंडपम्प उठाने के लिए उसको भी अवार्ड मिलेगा। तो गैलेंट्री अवार्ड मतलब सर आर्मी लोगों के पर्सन को जो बहादुरी का अवार्ड मिलता है करेज के लिए, तो उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं है। अगर कोई आर्म्ड फोर्स का आदमी है, मतलब आर्मी का आदमी है, और डेथ के बाद उसके फैमिली को पेंशन मिल रहा है, तो पेंशन फैमिली के हाथ में टैक्सेबल नहीं। सर नॉर्मल आदमी को पेंशन टैक्सेबल है, हर महीना मिलता है, याद है? कम्यूटेड, अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड फुल्ली टैक्सेबल। यस सर। नॉर्मल आदमी को रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन का पैसा मिले वो फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन आर्मी ऑफिसर के लोगों को घर को अगर फैमिली पेंशन मिले वो टैक्सेबल नहीं। वो देश के लिए शहीद हुआ बेटा, तो उसके घर वालों को टैक्सेबल करना सही नहीं है, तो गवर्नमेंट बोला माफ। सर जो फैमिली पेंशन पे एक सर्टेन अमाउंट तक ही डिडक्टेबल था, वो फिर नॉर्मल लोगों का फैमिली पेंशन? हाँ नॉर्मल लोगों का फैमिली पेंशन दिया 1500 रुपया, 1500 रुपया या 1 नहीं 15,000 और 130। यस सर यस सर। कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ये बड़ा गजब का पॉइंट है। गांव का एग्रीकल्चर लैंड पे अगर आपको गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर करता है और आपको पैसा देता है वो टैक्सेबल है। लेकिन शहर का कोई अर्बन लैंड है जिसपे एग्रीकल्चर का काम होता है, क्योंकि शहर में एग्रो लैंड वैसे ही बहुत कम है ना बेटा, शहर और एग्रो लैंड दोनों थोड़ा सा जाता नहीं है एक साथ। अलग। हाँ लगता है लोगों को शहर में जैसे एग्रीकल्चर हो सकता, लेकिन होता है एक्चुअली में ना बेटा। म्यूनसिपैलिटी का एरिया बहुत बड़ा होता है, थोड़ा आउटर एरिया जो शहर का होता है वहाँ पे हो सकता है एग्रीकल्चर का। ठीक है सर, अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर करता है तो वो टैक्सेबल नहीं है। सर ऐसा बहुत सारा गवर्नमेंट बॉन्ड या डिवेंचर इशू करता है जिसपे गवर्नमेंट बोल के ही देता है कि इसका इंटरेस्ट पे टैक्स फ्री हो, उनमें इन्वेस्ट करो। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं, NHAI का नाम सुनो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिनका काम है बड़ा हाईवेज बनाना। तो अगर आप उनके बॉन्ड में पैसा लगाते हो और वहां से आपको कोई भी इंटरेस्ट इनकम आता है, गवर्नमेंट बोलता है हमको टैक्स फ्री रखें। तो ऐसा बहुत सारा सिक्योरिटी है, एक एग्जांपल था खाली। और उसका इंटरेस्ट रेट कम रहता है, नेटिव टैक्स नॉट बैड, सिक्योर्ड भी और टैक्स फ्री भी। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर उन ऐसा बहुत सारा सिक्योरिटी है, कोई अगर गांव एरिया में घर वगैरह डेवलप करने का बिजनेस कर रहे हैं, उनके डिवेंचर या बॉन्ड में आप पैसा लगाते हो, गवर्नमेंट बोलता है टैक्स फ्री, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रहा है गांव एरिया में पक्का मकान बने। तो कोई अगर वैसा बिजनेस कर रहा है तो उसको अगर आप फंडिंग कर रहे हो लोन देके, उससे इंटरेस्ट कमा रहे हो, गवर्नमेंट चाहता है तुम वहाँ फंडिंग करो, क्योंकि गांव एरिया में सड़क बने, घर बने, डेवलप। तो गवर्नमेंट बोलता है चलो तुम इन्वेस्ट करके जाओ, तुम्हारा इंटरेस्ट पे टैक्स फ्री करेंगे, ताकि लोग एनकरेज हो वहाँ इन्वेस्ट करने। ठीक है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विच इज क्लब्ड 1500 रुपया तक एग्जाम्प्ट है सर, बाकी फुल्ली टैक्सेबल, अभी भी पढ़ के आए। ठीक है। यस सर। ये वाला मजेदार पॉइंट है,
याद रखने लायक पॉइंट है। कंपनसेशन अंडर भोपाल गैस ट्रेजेडी लिंक, याद है भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था 1992 में? यस सर। सर आप याद हो तो ऐसे पूछ रहे जैसे हम लोग उस समय थे ही। नहीं कोई नहीं, ये नाम तो सुने हो ना कि इंडिया में बहुत बड़ा गैस Yes, लीकेज sir. कांड Yes. हुआ था भोपाल में। यस तो सर। गवर्नमेंट बोला था उनसे जिसको भी कंपनसेशन जब तक मिलेगा, देखो आज तक कंपनसेट हो रहे हैं बहुत लोग, अभी तक पूरा पेमेंट गया नहीं, तो वो कंपनसेशन जब तक मिलेगा तब तक टैक्सेबल नहीं। एक ये याद रखने लायक है, इनकम फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर। अगर आप कोई ट्राइबल एरिया में जाके कोई काम वाम करते हैं और वहाँ आपको कोई इनकम जनरेट हो तो गवर्नमेंट बोलता है टैक्स करे, तो गवर्नमेंट चाहता है लोग वहाँ काम करें ट्राइबल एरिया में। सर यहाँ पे तो लिखा है इनकम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स, मतलब हाँ वही तो, वो STs के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब के नहीं। मेंबर बनना पड़ता, नहीं ST/SC नहीं बोल रहा, शेड्यूल्ड ट्राइब का आपको मेंबर बनना पड़ता है वहाँ काम करने के लिए, वहाँ जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब का मेंबर बन के काम करे, ठीक है। हाँ ये मस्त पॉइंट है, याद रखने लायक। अमाउंट रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मैच्योरिटी पे आपका LIC का जो पैसा मिलता है उसकी दोबारा टैक्स लेना, दोबारा एक बार टैक्स कर देना, एक बार कहाँ टैक्स लेना, जब आप प्रीमियम भरते रहते हैं। प्रीमियम पे टैक्स का लगने लग गया, इनकम टैक्स कहाँ लगते हो प्रीमियम पे, GST लगते हैं, LIC का जो पॉलिसी तुम पॉलिसी लग लेते हो तो इनकम टैक्स कब से इनकम टैक्स नहीं, नॉर्मल जो ये इनकम टैक्स का GST का बात मत करो, इनडायरेक्ट टैक्स का बात नहीं करो। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको मैच्योरिटी पे जब पैसा मिले वो टैक्सेबल नहीं है। और ये 19 नंबर पॉइंट पे बड़ा मजेदार है, याद रखना है। सुकन्या समृद्धि स्कीम ये लेटेस्ट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। 1 साल से ज्यादा की बच्ची और लड़की, 1 साल से ऊपर की लड़की और 10 साल से नीचे की लड़की के लिए अगर पेरेंट इस स्कीम में कोई पैसा डालते हैं तो बच्चे को 18 साल पे एक बार एक अमाउंट मिलेगा और 21 साल पे एक बार एक अमाउंट मिलेगा। तो आप जो भी उसके लिए पॉलिसी में पैसा डाले हो और उसको जब स्कीम से पैसा मिलेगा वो उसके आपको टैक्सेबल, ठीक है। यस सर। ये था इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इतना बहुत है, 8-9 याद रखिए आपको याद रह जाएगा। और अगर सर उसमें सिर्फ 2 ही रह गया, वो भी बता दीजिए ना। कौन सा भूल जाएगी? एक टी और नंबर 8 ये और एक्चुअली नंबर बेटा आपको भी समझ में आना मुश्किल हो गया इसलिए इसको रोका था, चलो बता देते हैं। एक तो नंबर 18 रह गया, 18 में बोला इनकम फ्रॉम सब्सिडी फ्रॉम रबर बोर्ड, कॉफी बोर्ड, स्पाइस बोर्ड और एनी अदर बोर्ड। इंडिया में ना रबर, कॉफी, स्पाइसेस इनके बहुत सारे बोर्ड्स बने हैं, मतलब वहाँ पे आप जाके मेंबर बन सकते हैं। अगर आप रबर का बिजनेस करते हो, एसोसिएशन होता है ना, एसोसिएशन, एम्प्लॉयज एसोसिएशन, यस सर। आप अगर आप रबर का बिजनेस करते हो आप रबर बोर्ड के एसोसिएट मेंबर बन गए। अगर आप स्पाइसेस का बिजनेस करते हो आप उसके मेंबर बन गए। इन लोगों को बहुत, इस बोर्ड को तो कुछ कमाई होता होगा ना, मेंबर लोग कंट्रीब्यूट करते होंगे पैसा, गवर्नमेंट सब्सिडी देता होगा, यस इस सर। बोर्ड को जो भी कमाई होगा वो टैक्सेबल नहीं है बोर्ड के लिए। और एक कौन सा करती है? सर कुछ टी करके था आई गेस। हाँ वही टी बोर्ड के लिए वही सेम ओके हाँ 15 हाँ यहाँ पे इनकम सब्सिडी फ्रॉम टी बोर्ड, तो रबर, कॉफी, टी, स्पाइसेस इनका कोई भी बोर्ड है उनके हाथ में टैक्स नहीं है। ओके सर। ये